हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं एक नया क्रियाकलाप जो कि लिया है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 एनसीईआरटी के पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी से। और इस पाठ को करने के लिए, इस क्रियाकलाप को करने के लिए आपको खोलनी है अपनी पुस्तक और निकालना है पृष्ठ संख्या 105। तो चलिए देखते हैं कि इस क्रियाकलाप में क्या करना है। तो जैसा कि आपको याद होगा कि हमने कहानी से आगे का भाग कर लिया था, जिसमें हमने बात की थी कि सुनीता अपने पैरों से नहीं चल पाती थी और हमने पिछले साल पढ़ा था रवि भैया के बारे में जो कि देख नहीं पाते थे। तो इस प्रश्न में हमसे पूछा था कि वे किस तरह की किताबें पढ़ते होंगे और इस किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा होगा। और इसी बारे में हमने पढ़ा था कि जो देख नहीं पाते वे ब्रेल लिपि की किताबें पढ़ते हैं, जिसमें स्पर्श के माध्यम से समझा जा सकता है। और इसको किसके बारे में किसने सबसे पहले सोचा था? लुई ब्रेल ने इसके बारे में सबसे पहले सोचा था। तो हम कर चुके हैं कहानी से आगे का पहला भाग पूरा कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं आगे और दूसरे भाग पर चलते हैं। अब यह है दूसरा भाग। आसपास में कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी बात की गई है जो सुन बोल नहीं सकते हैं। तो हमने बात कर ली है जो चल नहीं सकते हैं, वे चलते कैसे हैं, वो हमने बात की सुनीता की पहिया कुर्सी से। तो वे लोग पहिया कुर्सी का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग देख नहीं सकते वह किस तरीके से पढ़ पाते हैं, वह कैसे पढ़ते हैं? वह ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करते हुए पढ़ते हैं, हाथों से स्पर्श करते हैं। जो उनका पेपर आता है, जो उनका पन्ना आता है, उसमें बने डॉट्स को वो टच करके बताते हैं कि क्या अक्षर बना हुआ है और बड़े आराम से उसे पढ़ लेते हैं। तो अब बात करते हैं जो लोग सुन और बोल नहीं सकते। क्या तुम ऐसे किसी बच्चे को जानते हो जो सुन बोल नहीं सकता? तुम उसे किस तरह से अपनी बात समझाते हो? तो जी हाँ, मेरी भी एक गली में लड़की रहती है जो सुन बोल नहीं सकती और हम उसे अपनी बातें इशारों से समझाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे वह लोग इशारों से बातें समझ सकते हैं जो लोग सुन बोल नहीं सकते। तो जैसा कि मैंने बताया, मेरी गली में एक लड़की रहती है जो सुन बोल नहीं सकती, पर फिर भी वह अपनी बात समझाने में सक्षम है। बहुत ही आसानी से अपनी बात हमें समझा देती है और अपने दोस्तों से तो वह बहुत अच्छे से बात कर पाती है। तो वह ये सब करने में कैसे सक्षम है, यह हम बात करते हैं। इशारों से बात समझाने को सांकेतिक भाषा कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो हम इसे भाषा क्यों कहते हैं? भाषा के लिए तो एक वर्णमाला होनी चाहिए, लिपि होनी चाहिए। जी हाँ, तो पता करते हैं इशारों से बात समझाने को सांकेतिक भाषा क्यों कहते हैं। सांकेतिक भाषा अपने शरीर के अंगों के माध्यम से अपनी बात कहने का माध्यम है। तो जब हम अपने अंगों का प्रयोग करते हैं, शरीर के अंगों का प्रयोग करते हैं और अपनी बात समझाते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं, जिसका अर्थ ही है कि संकेतों द्वारा अपनी बात समझाना। मुख्य तौर पर सांकेतिक भाषा में उंगलियों और हाथों का इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग सुन बोल नहीं पाते वह इस भाषा के माध्यम से अपनी बात समझाते हैं। तो जैसे कि आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं, तो ये इंग्लिश वर्णमाला की साइन लैंग्वेज या सांकेतिक भाषा है। तो इसमें हर एक वर्ण के लिए, या आप कह लीजिए हर एक अल्फाबेट के लिए एक अलग संकेत है। ए के लिए ऐसा संकेत, बी के लिए ऐसा, सी के लिए ऐसा, डी के लिए ऐसा। तो ये अपने में भाषा इसलिए ही है क्योंकि इसमें अपनी पूरी वर्णमाला है। इसमें ऐसा सिर्फ संकेत सीमित नहीं है, जटिल नहीं है। इसमें कोई भी बात आसानी से कही जा सकती है। यह भी भाषा सीखनी पड़ती है, जैसे कि हम अन्य भाषाएं सीखते
हैं। तो इसी वजह से इसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। सिर्फ संकेतों द्वारा अपनी बात समझाना नहीं कहते। तो हमने ये पढ़ा कि ये ज्यादातर उंगलियों और हाथों का इस्तेमाल किया जाता है, और जो लोग सुन बोल नहीं पाते वह इसी भाषा के माध्यम से अपनी बात समझाते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे पहले या फिर किसने इस बारे में सोचा। जो लोग सुन नहीं पाते उनके लिए पहला अमेरिकी स्कूल 1817 में लॉरेंट क्लर्क और थॉमस हॉपकिंस गैलोडर्ट द्वारा स्थापित किया गया था। तो अमेरिका में सबसे पहला स्कूल 1817 में स्थापित किया गया था, किसके द्वारा? लॉरेंट क्लर्क और थॉमस हॉपकिंस गैलोडर्ट द्वारा। उन्हें अक्सर अमेरिकी सांकेतिक भाषा के आविष्कारक के रूप में श्रेय दिया जाता है। तो उन्हें माना जाता है कि उन्होंने अमेरिकी सांकेतिक भाषा का आविष्कार किया है। तो ये था आज का क्रियाकलाप, जिसमें हमने बात करी उन लोगों के बारे में जो सुन बोल नहीं सकते और वह कैसे अपनी बातें हमारे तक पहुंचा सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी, कविता या क्रियाकलाप लेकर।